प्योर नेचुरल, या उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, हाँ बताओ। मैंने अभी अपलोड किया है एनसीईआरटी का अपना पूरा, ये मैंने अपनी एनसीईआरटी के बुक में पूरा अंडरलाइन किया हुआ है, लिखा हुआ है, इसको मैंने गूगल क्लासरूम पे डाला है, ठीक है। और प्लस एससी वर्मा में मैंने जो बनाया था नोट्स, उसको भी डाल दिया है पूरा, ठीक है। मैंने दोनों को डाल दिया है, इसमें नोट्स हाथ से भी लिखे हुए हैं, पूरा कंटेंट है इसमें, वो तुम देख सकते हो बाद में। हाँ कहाँ से ये बता दीजिए। क्या चीज? सेमीकंडक्टर में पढ़ना कहाँ से है? एनसीईआरटी। सर सिर्फ उसको पूरा पढ़ लेना है। पढ़ लो, रट लो, पढ़ लो, रट लो। और सर जो उसकी आपने एक गूगल क्लासरूम पे फॉर्मूला का शीट सर शेयर किया है। हाँ वो ठीक है, बट मुझे लगता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो ये जहां जहां तुम अंडरलाइन देख रहे हो, या जहां जहां तुम अंडरलाइन देख रहे हो, समझ लो इसको, सब में क्वेश्चन बनता है, सब में क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है देखो, फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड को बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन प्रोसेस। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन प्रोसेस क्यों बोलते हैं वो भी लिखा हुआ है, बट उसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन प्रोसेस। तो पूछ देगा माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन प्रोसेस मींस फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन, रिवर्स बायस ऑफ दिस पीएन जंक्शन, कुछ और। उसी तरह से यहां पर देखो, ये दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के। ये सब इसी में लिखा हो, नोट्स में लिखा हो, जहां भी तुमको लगे कि क्वेश्चन बन सकता है, जहां भी लगे। अब जैसे मैं बताऊं, देखो टाइप्स ऑफ डायोड, यहां 5 टाइप ऑफ डायोड बताए गए हैं। हर डायोड की 2-3 चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, उसमें डोपिंग ज्यादा है या कम है, मॉडरेट डोपिंग या हेवी डोपिंग या फिर लिस्ट डोपिंग। ये एक प्रॉपर्टी सबका है कि किसी में मॉडरेट डोपिंग है, किसी में बहुत ज्यादा डोपिंग है, किसी में बहुत कम डोपिंग है। इसको याद रखना है। कुछ ऑपरेटर्स फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, कुछ रिवर्स बायस में, कुछ अनबायस्ड में। तीसरा, किसी में डिप्लीशन जोन में काम होता है, किसी में डिप्लीशन जोन के बाहर ये होता है काम। किसी में लाइट गिरता है और करंट फ्लो करता है, किसी में करंट फ्लो करता है तो लाइट निकलता है। एलईडी में क्या होता है, जब तुम उसको लगाते हो तब उसमें से लाइट निकलता है। फोटो डायोड में क्या होता है, लाइट गिरता है तो करंट चलता है। तो ये सब चीजें तुमको याद होनी चाहिए। बस एक जगह सीट पे बताया तुम लोग को नोट्स बनाने के लिए, 12th वालों को नोट्स बनाओगे, वही नोट्स एग्जाम में भी काम देगा, नीट में भी, मतलब इसमें भी, मेंस में भी, और वही बोर्ड में भी देगा। उसको छाप देना, पकड़ के उसको छाप देना। लॉजिक यहाँ कोई नहीं देखता, लॉजिकली चलता तो ये सब टॉपिक सिलेबस में डालता ही नहीं, ठीक है। तो इसमें मैंने वो डाल दिया है, मैंने सारे पेजेस डाल दिए हैं जहां जहां क्वेश्चन बनते हैं। रेड कलर से अंडरलाइन का मतलब है इंपॉर्टेंट, हाईलाइटर अगर लगा है तो मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो मैंने पूरा बुक उस पर डाल दिया है, देख लेना सब कुछ उस पर सब कुछ है। उतना डेप्थ का काम नहीं पड़ता है जितना हम लोग देखते हैं, जितना हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता क्या है, ये होता है नेचुरल। तो इस केस में नंबर ऑफ इसमें क्या होता है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी some electrons get excited to conduction band. Therefore, small conductivity is there.
स्मॉल कंडक्टिविटी इज प्रेजेंट। तो होता क्या है, ये होता है तुम्हारा कंडक्शन बैंड एम्प्टी, ये क्या था वैलेंस बैंड, ये कंप्लीटली फिल था। Yes, sir. यहां पर एक एनर्जी गैप था Eg। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके जस्ट पास में तो कुछ नहीं है, ये होता है लेस देन इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थर्मल एनर्जी होता है 3/2 kT, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू रूम टेम्परेचर पे लगभग 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, बहुत कम है। बट ये होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वैल्यू होती है। यानी अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन है, उस 1 मिलियन में हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन या 20 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा भी हो, एवरेज वैल्यू ये है। तो जिसकी ज्यादा होती है वो यहां से जंप करके यहां पहुंच जाता है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एक्साइटेड टू कंडक्शन। और यहां जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना। यहां का इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और यहां का इलेक्ट्रॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है। एक तरह से बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो वो अब तुम जब फील्ड दोगे ना, बाहर से कोई बैटरी लगाओगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के अपोजिट मूव करता है और करंट को फ्लो कराता है। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी होती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स, हम कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रॉन्स जंप टू कंडक्शन बैंड, देयरफॉर मोर कंडक्टिविटी, देयरफॉर लेस रेसिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। अब ये इस केस में तुम समझो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां जाएगा, यहां वैकेंसी क्रिएट कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एज नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एज नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें हम कुछ इंप्योरिटी मिला देते हैं, इसको बोलते हैं डोपिंग करना। डोपिंग क्या होता है बताओ। एक संस्था है वर्ल्ड वाइड, उसको बोलते हैं वाडा, WADA, सुना है नाम कभी? Yes, sir. क्या होता है? Anti-doping, हाँ. वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA, वाडा। उसका काम क्या है कि दुनिया भर में जो एथलीट्स होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, वो कोई ड्रग्स ले लेते हैं अपना वो बढ़ाने के, अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, इफ ए प्लेयर टेक्स समथिंग restricted to enhance its stamina for any sports, that process is called doping। तो doping का मतलब होता है mixing of impurity, mixing of foreign impurities to enhance electrical conductivity। इसमें क्या होता है देखो, अब इसमें क्या होता है, डोपिंग में क्या होता है। डोपिंग के केस में हम करते क्या है कि दो टाइप का डोपिंग होता है, दो टाइप का डोपिंग लेवल होता है। डोनर होता है, एक होता है डोनर, एक होता है एक्सेप्टर। इसमें क्या होता है देखो, तो ये तुम्हारा नेचुरल था, इसमें नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। दूसरा जो है होता है मोस्ट प्रोबेबली, मैं बता रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली 25 या 26 तारीख को, या इस महीने के लास्ट में, हाँ इस महीने के लास्ट में, जब हम एलाइट बैच में वेव ऑप्टिक्स खत्म कर देंगे और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर देंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स या तो सैटरडे को या मंडे को स्टार्ट हो जाएगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बाद
हम मैकेनिक्स उठाएंगे चैप्टर 1 से और लेके उसको फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एसएचएम तो कर चुके, पूरा खत्म कर देंगे। और ये काम हम कर देंगे 25 जनवरी तक, 26 जनवरी तक। 26 जनवरी के बाद हम 12th का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसे मॉडर्न हम बता चुके हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ईएमआई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर्स और करंट खत्म कर देंगे। ठीक, मैकेनिक्स नहीं तो उसमें आप ये कर सकते हैं, मैक्सिमम मैकेनिक्स अगर इजी पड़ता है आप टॉपिक उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, रिसफल कर सकते हैं, रिसफल कर सकते हैं। वो हम बात कर लेंगे तुम लोग से। हो सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी ये सब पहले बता दे, ठीक है, वो तो अलग चीज है। देखो एक्सट्रिंसिक हम एक बनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे एक्सट्रिंसिक। अभी तो हमको डेट पता चल गया, मुझे एग्जैक्ट टाइम पता है कि मेरे पास कितना टाइम है। नाउ आई नो व्हाट टाइम आई हैव and I have to plan each day of this time up to 15th Feb in the best possible way। तो अब हम उसका प्लान बनाएंगे और वो हम शेयर करेंगे, फिर उस पर बताना, किसी को डिस्कशन करना है, कुछ उल्टा पुल्टा करना है तो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है देखो, इसमें हम इंप्योरिटी मिलाते हैं। दो टाइप के इंप्योरिटी मिलाते हैं, एक होता है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जिसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, लाइक फास्फोरस, या मिलाते हैं हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, जिसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने क्या किया, इसको कैसे करते हैं, इसको करते कैसे हैं, मोल्टेन फॉर्म में सिलिकॉन लेते हैं और मोल्टेन फॉर्म में इसको लेते हैं और काम और ऐड बहुत कम करते हैं। इसको कितना ऐड करते हैं, 1 in 10 to the power 6, 1 in 10 to the power 6, यानी हर 10 to the power 6 एटम ऑफ सिलिकॉन में 1 मिलियन सिलिकॉन में हम 1 फास्फोरस डालते हैं। इतना कम का होता है, लेकिन चेंज इन प्रॉपर्टी रिमार्केबल होता है। 1 in 10 to the power 6। तो हम क्या करते हैं, एक सिलिकॉन लेते हैं और इस सिलिकॉन में इसको मोल्टेन फॉर्म में फास्फोरस और इसको मिला देते हैं और फिर उसको मिक्स करके जमने देते हैं, लेट इट बी सॉलिडिफाई। तो होता क्या है कि जो सिलिकॉन पहले यहां पर था, जो सिलिकॉन पहले यहां पर था और इसके चारों तरफ सिलिकॉन ही था, इसके चारों तरफ पहले सिलिकॉन ही था, ये सिलिकॉन निकल गया और इसके पर्टिकुलर पॉइंट पे फास्फोरस आ गया। एक पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट पे सिलिकॉन की जगह फास्फोरस आ गया। जब ये फास्फोरस आ गया तो इसके पास फास्फोरस का होता है 15 होता है आई थिंक। सो ये होता है हीलियम नियन के बाद 1s2 2s2 3s2 3p3 ना। तो ये तो अपना रखा ही, इसका तो रहा, ये तो कहीं कुछ किया नहीं था, ये तो कहीं कुछ किया नहीं था। नेबरिंग का तो वही रहा, पहले यहां सिलिकॉन था, ये सिलिकॉन अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया और उसकी जगह जब फास्फोरस आएगा, फास्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, पहले यहां सिलिकॉन था, इस सिलिकॉन ने यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दिया था। इस सिलिकॉन को निकाल लो, ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। अब यहाँ एक फास्फोरस आएगा, ये फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 तो बॉन्ड में यूज हो गया, एक अनबॉन्डेड रह गया। तो एक अनबॉन्डेड रह जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन ये फ्री कर देगा। चूंकि ये सब बॉन्डेड जो है हो गया है, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक तरह से फ्री हो जाएगा। यानी कि हर फास्फोरस एटम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा वहां फ्री करेगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग होल क्रिएट नहीं हुआ है। पहले जो इलेक्ट्रॉन हो रहा था इंट्रिंसिक में, हर इलेक्ट्रॉन एक जगह से बॉन्ड टूटने के कारण हुआ था, यानी हर इलेक्ट्रॉन का एक काउंटर पार्ट, एक होल भी क्रिएट हुआ था। बट यहां पर सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, नो होल इज क्रिएटेड। एग्रीड? सो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स हो जाएगा।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स हो जाएगा। ठीक, तो पहली बात तो ये समझ लो, इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या ये कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज है? क्या ये सिस्टम नेगेटिवली चार्ज है? है? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन भी तो है, इलेक्ट्रॉन। जब ये फास्फोरस आया था तो फास्फोरस के पास एक न्यूक्लियस था और 15 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल चार्ज 0 था। अब ये फास्फोरस क्या बन गया? 15 न्यूक्लियस, समझो। अब ये फास्फोरस का क्या हो गया? न्यूक्लियस कंप्लीट प्लस 14 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। लिख सकते हैं ना इसको? यस सर। ये जो सिस्टम है ये फ्रीज हो गया। फ्रीज मतलब ये चल नहीं सकता है। ये लैटिस में फ्रीज हो गया। फ्रीज इन लैटिस, फ्रीजेज इन लैटिस। ये इसमें क्या है बताओ? इसमें क्या है? इस पॉइंट पे एक न्यूक्लियस है जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन था, न्यूक्लियस प्लस ये 10 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन यहां फिक्स हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन यहां फिक्स हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो अगर इसके ऊपर माइनस ई चार्ज है तो इसको 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 4 इलेक्ट्रॉन प्लस इसको मिला के एक प्लस ई चार्ज भी है। अभी भी ये न्यूट्रल है। नाम एन टाइप इस पे नहीं पढ़ा है, वो नेगेटिवली चार्ज है। नाम इस पे पढ़ा है कि कौन चल सकता है और कौन नहीं चल सकता। जो नहीं चल सकता है उसके बेसिस पे नाम नहीं दिया गया। यहां जो फ्री है और जो फिक्स है, प्लस ई फिक्स है, प्लस ई फिक्स है और माइनस ई फ्री है। बिकॉज माइनस ई फ्री है इसलिए एन टाइप है। एन टाइप मीन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जो कंडक्शन होगा बेसिकली मेजर किसकी वजह से होगा? आर इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसको एन टाइप कहा जाता है। पहली बात तो याद रखना, ये अभी भी न्यूट्रल है। ये बात और है कि प्लस चार्ज जम गया है, चल नहीं सकता है। फील्ड भी दोगे तो प्लस चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नेगेटिव चार्ज फ्री है, इसीलिए इसका नाम एन टाइप होता है। यहां पर एन ई इंटू एन एच, एन ई इंटू एन एच, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये इक्वल टू होता है एन आई स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल, ये एन आई क्या है जी? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमी, जब उसमें कुछ नहीं दिया गया था तब जितना था वो होता है एन आई, एन आई स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सोचो, इस केस में मान लेते हैं एन आई की वैल्यू है 10 to the power 26। एन आई वैल्यू 10 to the power 26। एन एच की वैल्यू, एन एच की वैल्यू वही रहेगी जो एन आई लगभग थी। एन आई की वैल्यू, चाहे इसको ये ले लो, एन ई इंटू एन एच होता है एन आई स्क्वायर। एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज एन आई स्क्वायर। अगर हम तुमसे ये दे दें और तुमको ये दे दें कि हम इस केस में नंबर ऑफ होल्स दे दें, नंबर ऑफ होल्स दे दें और पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब जो है कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे बताओ? हाउ टू गेट? अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दें और नंबर ऑफ होल्स पूछ दें या इस टाइप का कुछ करें तो क्या करोगे बताओ? एक्सट्रिंसिक में, हाँ, एक्सट्रिंसिक के केस में एन आई इंटू एन एच, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू होता है एन आई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर। एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो कैसे निकालोगे इसको बताओ? इसको कैसे निकालेंगे? एन आई इंटू एन एच अगर हमको दे दिया, अगर हमको इन दोनों में कुछ वो दे देता है तो हम कैसे निकालेंगे? कोई एक वैल्यू दे देता है। यहाँ पर एक एजम्पशन होता है। एजम्पशन क्या होता है बता रहा हूँ। एजम्पशन होता है यहाँ पर, एजम्पशन क्या होता है, यहाँ कुछ एजम्पशन होता था। हाँ, एक मिनट, हाँ, के केस में एन आई जो है वो एन एच के इक्वल होता है।
हाँ एन, हाँ मतलब इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है कि एन ई की वैल्यू तुम लगभग मान सकते हो, एन ई की वैल्यू लगभग इक्वल टू एन आई होता है नंबर, हाँ। और फॉर पी टाइप में, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नहीं, यहां पर होगा एन पी की वैल्यू ना, हाँ एन होल की वैल्यू एन आई के इक्वल होगी ना, हाँ, और ये होगा एन ई की वैल्यू होगी एन आई के इक्वल, सही है ना भाई। तुम जो डोपिंग कर रहे हो तुम इसका नंबर तो चेंज नहीं कर रहे हो, जो होल था वही है, जो इलेक्ट्रॉन था वो बढ़ रहा है ना। जैसे मान लो एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इस तरह से कि मुझसे ये कहा गया है, एन ई इंटू एन एच पे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेता हूं, देख लेते हैं। हाँ, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो एन आई की वैल्यू थी 5 इंटू 10⁻18 पर मीटर क्यूब, और मैंने ये एन आई की वैल्यू थी। जब मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, तो मैंने देखा कि एन ई की वैल्यू हो गई है, मान लेते हैं 5 इंटू 10⁻24। तो NH की वैल्यू क्या होगी, हम जानना चाहते हैं NH की वैल्यू क्या होगी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम दोनों इक्वल टू था 5 इंटू 10⁻18 पर मीटर क्यूब, 5 इंटू 10⁻18 पर मीटर क्यूब। अभी हमने डोपिंग कर दिया, एन टाइप बनाया, तो इसकी संख्या बढ़ के होगी 5 इंटू 10⁻24। तो हमको ये बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ होल्स नाउ, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ होल्स नाउ। तो क्या वो तो वैसे ही कर देंगे, हाँ ये हमको दिया ही हुआ है, हम इसको इस तरह से कर देंगे, ठीक है, इंटू 12 कर देंगे। चलो इसको याद रखो, इसका वैसे कोई यूज है, एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर। दूसरी ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को, ये पेंटावैलेंट होता है, इसको बोलते हैं हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। इस केस में पेंटावैलेंट के जो है केस में, पेंटावैलेंट जो है इंप्योरिटी, उसके केस में हम ये कहते हैं कि एन दिया कॉल्ड डोनर इंप्योरिटीज। डोनर इंप्योरिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस केस में डोनर इंप्योरिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस केस में जो डोनर होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है, इसके बेसिस पे नाम पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी। इस केस में जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है इस तरह से बनता है, ये तुम्हारा क्या था, वैलेंस बैंड, ये तुम्हारा क्या था, कंडक्शन बैंड, जो कि खाली रहता है जनरली, ये होता है कंडक्शन बैंड। तुम्हारा जो इंप्योरिटी का है, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो यहां होता है, जो तुम्हारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है ना वो यहां होता है, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस दे रहा है वो यहां होता है। यानी इंप्योरिटी लेवल इसके बहुत पास होता है, किसके पास होता है, कंडक्शन बैंड के पास होता है। इंप्योरिटी लेवल कहां पर होता है, कंडक्शन बैंड, यानी यहां से ये आराम से जंप कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत आराम से, ऑलमोस्ट मान सकते हो इसके जस्ट नीचे ही होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि डोनर इंप्योरिटी के केस में या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के केस में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का लेवल, वो कंडक्शन बैंड के नजदीक होता है कि वैलेंस बैंड के नजदीक होता है। तो वो इसके जस्ट, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये सब जो है कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है, यानी आराम से एक्साइट हो जाता है। यहां से दूरी तब भी था
यहां से बिल्कुल दूरी नहीं होता है, एकदम उसके नीचे होता है। एग्रीड? यस सर। दूसरा, अगर हम इसको लें, ये हो गया कौन सा टाइप? एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा हम ले रहे पी टाइप। पी टाइप में क्या करते हैं हम लोग? पी टाइप में क्या करते हैं? पी टाइप हम मिला देते हैं ऐसा इंप्योरिटी जिसके लास्ट वैलेंस सेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन थे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम था कंपेयर टू सिलिकॉन, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम था। हम लेते हैं ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी। ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी एग्जाम्पल क्या है इसका? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का होता है 13, आई थिंक सो। सो हीलियम नियन, नियन 1:2:6 3:3p1। इसके आउटर सेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन थे। इसीलिए अगर हम इसको देखते हैं, ये इस तरह से बनता है। पहले यहां सिलिकॉन था, पहले यहां पर क्या था? सिलिकॉन था, यहां सिलिकॉन था, यहां सिलिकॉन था, यहां सिलिकॉन था, यहां सिलिकॉन था। ये ऐसे करके बॉन्ड बना हुआ था। इसने 4 दिया था इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। इसने 4 दिया था और इसके नेबरिंग ने भी दिया था 4। अब क्या होता है? जो उसको मोल्टेन फॉर्म में उसको फ्यूज किया जाता है तो एक किसी जगह पे फास्फोरस आ जाता है। ये जब निकलता है सिलिकॉन अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है। एल्युमिनियम, सॉरी एल्युमिनियम। अब ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां देगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां देगा। इसके 3 ही इलेक्ट्रॉन था, एक स्पेस वैकेंट रह जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग होल, इसको बोलते हैं होल। द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। तो कंपेयर टू पहले के अब क्या होगा? हर एल्युमिनियम एक एक्स्ट्रा वैकेंसी क्रिएट करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही रहा, बट नंबर ऑफ होल्स अब बढ़ जाता है। तो इस केस में नंबर ऑफ होल्स जो है वो वेरी 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है। अब समझो होल्स चलता कैसे? अब होल्स चलता कैसे हम ये जानना चाहते हैं। ये होल चलेगा कैसे? होल तो कुछ है नहीं, बेसिकली होल इज नथिंग, होल कुछ नहीं है। तो अगर आप यहां एक फील्ड ऑन करते हैं, अगर आप यहां पर एक फील्ड ऑन करते हैं E, तो क्या होगा कि यहां पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां से शिफ्ट करके यहां आता है, इसमें घुस जाता है। तो फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन को आप पुल कर रहे हैं, तो यहां से एक बॉन्ड क्या होता है? टूटता है। यहां से एक बॉन्ड टूटता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां पे आगे घुस जाता है। तो इफेक्टिवली हम कह सकते हैं यहां का होल भर गया, यहां का होल भर गया और यहां होल क्रिएट हो गया। एग्रीड? यस सर। उसके बाद फिर और इसको फील्ड दोगे तो अब क्या होगा? ये यहां से उठेगा, यहां चला आएगा, तो यहां होल, तो यहां पर क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, हाँ, अब ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां से यहां आएगा, तो हम ये बोलेंगे कि होल जो है तो इलेक्ट्रॉन यहां का पे होल क्रिएट होगा और यहां इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। क्या किए थे? पहले यहां पर होल था, मान लेते हैं पहले यहां पर होल था, सपोज पहले यहां पर होल था और ये एक इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन मूव किया फील्ड के अपोजिट, यहां आके भर दिया, यहां होल क्रिएट हो गया। समझ रहे हो? पहले होल सिर्फ यहां पर था, पहले होल यहां पर था और ये पूरा इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट था। आपने एक फील्ड अप्लाई किया तो फील्ड क्या करेगा? अपने अपोजिट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उखड़ के आएगा और यहां घुस जाएगा, टेम्पररी घुस जाएगा। तो क्या होगा? हम कहेंगे यहां का बॉन्ड कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां होल क्रिएट हो गया। अब क्या होगा? फील्ड अभी और भी है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पे भर जाएगा, तो यहां एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं? एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन ही लेफ्ट मूव कर रहा है, बट हम कह रहे हैं होल राइट मूव कर रहा है। करेक्ट? यस सर। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बता रहा हूं। अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, आपने थोड़ा सा फील्ड दिया, कितना? फील्ड इज वेरी स्मॉल, ये रिस्पॉन्ड करेगा और ये मूव करेगा, करेगा ना? यस सर। लेकिन अगर आपका एक बॉन्ड है, अगर आपका ये होल है, ये वैकेंसी है, अब तुम फील्ड दोगे तो क्या होगा? इसको टूटना पड़ेगा। जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से टूट के यहां नहीं जाएगा तब तक तो यहां पे होल नहीं पहुंचेगा, तब तक ये नहीं भरेगा। समझ रहे हो?
हाँ सर। तो जीरो फील्ड पे ये मूव नहीं करता है। फील्ड को बहुत छोटा रखोगे तो नहीं मूव करेगा। फील्ड को स्लाइटली मोर होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि इस बॉन्ड को तोड़ पाए, तभी ये यहां से यहां मूव करेगा। इसीलिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है। मोबिलिटी हम कहते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। मोबिलिटी क्या होता है समझ लो। मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड पर यूनिट फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड पर यूनिट फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा सा फील्ड दोगे नेग्लिजिबल भी 0.0001 भी तो वो मूव करेगा, वो एकदम फ्री होता है जैसे कोई फ्रिक्शन ना हो। बट इस केस में क्या होता है, इसका इनर्शिया ज्यादा फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां से बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। भले इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, भले इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, बट जब तक 0.01 क्रॉस नहीं करेगा ये बॉन्ड टूटेगा नहीं और यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री होगी, इसका जगह भरेगा नहीं और यहाँ होल क्रिएट होगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कभी भी आपको ये प्रयास करना है, अगर आप टेक्नोलॉजिकली कुछ करना चाह रहे हैं तो पी टाइप को अवॉइड कीजिए। पी टाइप इज नॉट ए गुड चॉइस, एन टाइप इज ए गुड चॉइस। इसीलिए एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम हमेशा एनपीएन ही यूज करते हैं, हम कभी पीएनपी यूज नहीं करते हैं। हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर इज नॉट प्रेफर्ड, एन टाइप इज प्रेफर्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव लार्ज मोबिलिटी। सो ये बहुत कम पावर पे, बहुत कम फील्ड पे भी अच्छा काम करता है। तो याद रखना, बिकॉज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, देयरफॉर एन टाइप इज प्रेफर्ड ओवर पी टाइप। इसलिए जब भी तुम कोई क्वेश्चन देखोगे कहीं भी, हमारे सिलेबस में ही लिखा है एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी नहीं पढ़ना है, पीएनपी नहीं पढ़ना। अब एन तो पॉसिबल नहीं है, कहीं तो पी को रखना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि उसको जितना कम हो सके उतना यूज करो, ठीक है। अब समझो इसको बोलते हैं, तो इस केस में यहां एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। तो इस केस में नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। ये एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट करता है। और यहां जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है इस टाइप से बनता है। ये है कंडक्शन बैंड जो कि खाली था, ये वैलेंस बैंड जो कि पूरा भरा हुआ था। इसके ठीक ऊपर यहां पर, इसके ठीक ऊपर यहां पर होल लेवल होता है। होल का लेवल जो होता है खाली जगह वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर होता है। यानी कि यहां पर, यहां से यहां तक एक्साइट होना बहुत आसान होता है क्योंकि यहां पर वैकेंट प्लेसेस हैं। तो याद रखना, ट्राईवैलेंट के केस में जो एक्स्ट्रा इंप्योरिटी जो होल बनता है उसका लेवल वैलेंस के जस्ट पास में होता है। यानी कि वैलेंस के बहुत नजदीक में, अब वैलेंस बैंड के बहुत पास में अब एम्प्टी लेवल है। पहले यहां के बाद यहां था। जब इलेक्ट्रॉन डालते हो पेंटावैलेंट में तो यहां क्रिएट होता है कि इलेक्ट्रॉन के जस्ट ऊपर खाली है, और यहां पर जब होल क्रिएट करते हो तो इसके जस्ट ऊपर वैकेंट खाली होता है। हाँ बताओ, क्या कुछ बोल रहे थे? हाँ सर ये मोबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसमें वो ई से इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? बता रहे तो ज्यादा मोबिलिटी क्यों नहीं होगी? बता रहे मिटाओ उसको। सर हाँ मतलब एन टाइप पे कंडक्शन ज्यादा होगा। हाँ कंडक्शन, P-type से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पी टाइप कंसीडर क्यों करा फिर? क्या चीज? पी टाइप कंसीडर ही क्यों करा? नहीं करना वही चाहिए, क्यों है वो? नहीं करना चाहिए ना। तो एनपीएन में भी पी को कंसीडर ही क्यों करा? एन क्यों नहीं किया? अरे उसमें करना पड़ता है, उसमें 2 पीएन जंक्शन बनाने पड़ते हैं। पीएन जंक्शन तो बनाना है ना, एन और एन में थोड़ी बनेगा। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स। वो जब पढ़ेंगे ना ट्रांजिस्टर तो तुम समझ जाओगे कि जहां पे तुमको मिनिमम यूज करना है बट कभी कभी यूज करना ही पड़ता है। अब समझो
ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मतलब क्या मोबिलिटी क्या होता है। एक कंसेप्ट होता है क्वांटम फिजिक्स में और क्लासिकल फिजिक्स में यूज को बोलते हैं इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास क्या होता है समझो, मेरे पास एक ब्लॉक है, ये 10 kg का है, यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू दी है 0.6, मैं इसको पुल कर रहा हूं विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी बताओ, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर ये फ्रिक्शनलेस होता, स्मूथ होता, और यहां एक 4 kg का मास होता, नहीं, यहां एक मास होता 25 kg का, वही फोर्स लगाते 100 न्यूटन, इसकी एक्सेलरेशन क्या आती है, 4 ना। तो हम कह सकते हैं इस फ्रिक्शन के कारण, इस फ्रिक्शन के कारण इस ब्लॉक का इफेक्टिव मास, वर्चुअल मास, इक्विवेलेंट मास 25 kg है, 25 kg है। तो यानी जिस तुम सेम फील्ड लगाओ और एक्सेलरेशन देखो या ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो, तुम सेम फील्ड लगा रहे हो दो चीजों पे, एक ज्यादा तेज चल रहा है, एक कम तेज चल रहा है, तो तुम खुद ही कहोगे कि सर इसका जो है मास ज्यादा फील हो रहा है, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं मोबिलिटी। हम यहां डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी या एक्सीलरेशन गेन्ड पर यूनिट फोर्स। तो इसकी मोबिलिटी क्या है, इसकी और इसकी मोबिलिटी सेम है, क्योंकि इसकी एक्सीलरेशन गेन्ड पर यूनिट फॉर दिस एंड एक्सीलरेशन सेम है, दोनों को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मास एक तरह से। तो वो क्या होता है, होल जो है ना वो ऐसा बिहेव करता है, उसकी मास ज्यादा है क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, उसको तोड़ना पड़ता है तब बढ़ाना पड़ता है। उसके पैर में जंजीर बंधा हुआ है, उसको खींचोगे तो जंजीर को भी साथ खींचना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अब देखो, अब हम अगर बात करते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर इस टाइप से था, ठीक है। अब हम इसमें डायोड कैसे बनाते हैं और डायोड का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है, आप क्या करते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और आप एक दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि इन दोनों को लाए और दोनों कैसे ज्वाइन कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप दोनों को कांटेक्ट में ले आएंगे और आप दो चीजों को कांटेक्ट में ले आएंगे, दो ब्लॉक्स को अगर आप कांटेक्ट में ले भी आएंगे तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में उनमें अभी भी गैप होता है। हमको दोनों के एटम को एटम के साथ एकदम उसको पेनिट्रेट कराना है। तो ये प्रोसेस नहीं होता है कि हम क्या करेंगे कि एक पी टाइप लिए और एक एन टाइप लिए और ऐसे लाके मिला दिए और पीएन जंक्शन बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम इसको गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, इसको गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, और फिर इसको हॉट प्रेस में डाल इसको प्रेस करते हैं ताकि एक दूसरे के अंदर एकदम पेनिट्रेट कर जाए, उसके बाद पीएन जंक्शन बनता है। ऐसा नहीं कि हम ये डायग्राम बना रहे हैं इसका मतलब कि दोनों को लाओ ऐसे टच करा दो, टच तुम करा रहे हो, पर अगर तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो उनके एटम्स में एक आध थोड़े टच हो रहे हो, पर बहुत सारे एटम्स के बीच में सरफेस पे भी बहुत ज्यादा गैप होता है, तो हमको उसको पेनिट्रेट कराना पड़ता है। जो भी है, जब उसको पेनिट्रेट कराते हैं तो होता क्या है, ये पी टाइप था और ये एन टाइप है, इसमें नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा थे, इसमें नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम थे। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थे और इसमें नंबर ऑफ होल्स कम थे। एक फेनोमेना होता है डिफ्यूजन, जो गैस में तुम पढ़े हो, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जब भी किसी दो चैम्बर के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है तो मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू करते हैं टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन, पढ़ा होगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां कंसंट्रेशन ऑफ होल ज्यादा है, यहां कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहां क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना ऐड करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, ठीक है। उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन को इक्वेट करने की कोशिश करता है। अभी भी दोनों न्यूट्रल ही है, ये भी न्यूट्रल एज ए होल, ये भी न्यूट्रल एज ए होल। अब ये मूव करता है कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए। तुम इसको समझ सकते हो, ये दो गैस चैम्बर है, ये दो गैस चैम्बर है, इसमें इलेक्ट्रॉन गैस ज्यादा है और होल गैस कम है।
इसमें होल गैस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गैस कम, एकदम गैस की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन गैस की तरह। जब तुम इनको मिलाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन और होल इलेक्ट्रॉन होल की तरफ मूव करेगा, होल इलेक्ट्रॉन की तरफ, होल इलेक्ट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन, ताकि कंसंट्रेशन सेम हो जाए। तो क्या होगा, दोनों न्यूट्रलाइज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री था, होल वैकेंट था, इलेक्ट्रॉन आया और होल मिला। तो जैसे होल में इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बिकम ए कंप्लीट बॉन्ड। वो फंस गया है, अब इलेक्ट्रॉन से फंस गया, वो इलेक्ट्रॉन नहीं चल सकता। इसकी वजह से होगा क्या कि जब भी इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होना शुरू होगा, कुछ टाइम तक यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन और होल कंप्लीट होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है, तो सिस्टम की एनर्जी घटती है और उतना एनर्जी बाहर निकल जाता है। तो कुछ देर के बाद कंडीशन कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, तुम्हारे पास एक ऐसा प्लेस होगा यहां पे, जिसके सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। यहां पे कहीं कोई इलेक्ट्रॉन या होल नहीं है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये फुल बॉन्ड है। बेसिकली ये सब जो है इलेक्ट्रॉन और होल के कॉम्बिनेशन से बने हैं। ये कंप्लीट, ये जो है ना दोनों होल एंड इलेक्ट्रॉन फ्री रीजन है। यहां कोई इलेक्ट्रॉन या होल यहां नहीं बचता, दोनों एक दूसरे को मिलकर न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब इस प्रोसेस में ये भी पहले न्यूट्रल था, ये पहले न्यूट्रल था, बट इसमें से कुछ होल इलेक्ट्रॉन से मिल गए, यानी इसके कुछ होल हमने निकाल लिए और कुछ इलेक्ट्रॉन को हमने, या कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के यहां डाल दिए। तो क्या यहां पॉजिटिव चार्ज, क्या यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, होगा, क्योंकि न्यूट्रल था ये और ये न्यूट्रल था। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बेसिकली इसमें ट्रांसफर हो गए और इस होल के साथ मिलके इस इलेक्ट्रॉन ने इस होल के साथ मिलके एक बॉन्ड कंप्लीट कर दिया, या इस होल ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके एक होल कंप्लीट कर दिया। तो बेसिकली लेफ्ट साइड को इलेक्ट्रॉन गेन हुआ और राइट साइड को इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। लेफ्ट साइड को p को इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ और n को इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जिसको गेन हुआ उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिस पे लॉस हुआ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये होगा p, ये होगा n टाइप। सो p टाइप becomes negatively charged and n times becomes positively charged. This is the charge field. अभी भी यहाँ पे होल है, अभी भी यहाँ पर होल है और अभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, बट जो मिल गए वहां न्यूट्रल जोन बन जाएगा। एग्रीड? हाँ सर, यस सर। अभी भी ये चार आप जाना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और होल बनेगा तो यहाँ एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, यहां एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा E, इसको बोलते हैं EB। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अभी चाह रहा है कि नहीं हम इस होल से मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाना शुरू करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ लगाना शुरू करेगा, ये जो यहां फील्ड बन चुका है, ये फील्ड इसको क्या करेगा, खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अभी चाह रहा है डिफ्यूज करके यहां पहुंच जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ लगाएगा और यहां पहुंचेगा तो क्या होगा, ये जो फील्ड यहां बन चुका है, इस मोमेंट तक जो फील्ड बन चुका है, ये फील्ड इसको अपोजिट खींचेगा, ये यहां तक आएगा और फिर वापस आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कि जाए, बट ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज दौड़ा बट यहीं तक पहुंच पाया, क्योंकि यहां जो फील्ड बन चुका है ये इस डिफ्यूजन प्रोसेस को अपोज कर रहा है, ये वापस आ जाएगा। होगा ना? हाँ सर। तो कुछ देर के बाद ये प्रोसेस एक इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन रेयर कोई पास करे तो जनरली अब कोई भी इलेक्ट्रॉन उस पार नहीं जा पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा नदी हो गया है कि इस नदी को पार करना पॉसिबल नहीं है। वो जाएगा, एक पहाड़ है, इस पे चढ़ेगा, कुछ दूर पर जाएगा, फिर फिसल के गिर जाएगा, तो ये रुक जाएगा। तो यहां पे वोल्टेज आ जाएगा। अगर इसकी लेंथ L है, हम इस जोन को बोलते हैं डिप्लीशन जोन। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन जोन। इस फील्ड को बोलते हैं, या उसको बोलते हैं बैरियर रीजन। इसको बोलते हैं डिप्लीशन जोन या बैरियर रीजन। तो यहां से यहां जब तुम जाओगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, और जब यहां से यहां जाओगे तो पोटेंशियल का राइज होगा। कितने का राइज होगा बताओ? व्हाट इज VB?
VB हो जाएगा, ये साइड ज्यादा पोटेंशियल पे, N साइड ज्यादा पोटेंशियल पे है कंपेयर टू P साइड, क्योंकि फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ता है, फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो EB हो जाएगा, देखो VB कितना हो जाएगा बताओ, VB हो जाएगा E इंटू एल, EB इंटू एल। एल इज द डिप्लीशन विथ, इसको बोलते हैं डिप्लीशन विथ, डिप्लीशन विथ। तो अगर तुम ग्राफ देखोगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, यहां से यहां तक, यहां फील्ड 0 है, याद रखना, यहां फील्ड 0 है, फील्ड इसके भीतर, जैसे कैपेसिटर में होता है, जैसे कैपेसिटर में होता है, यहाँ निगेटिव चार्ज का सरफेस है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का सरफेस है, यहां से यहां तक, फिर यहां से पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, होगा ना। हाँ सर। ये पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस है, ये होता है VB, और ये होता है डिप्लेशन का थिकनेस, ये होता है डिप्लेशन का थिकनेस L। VB की वैल्यू सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होती है फॉर सिलिकॉन, और 0.3 वोल्ट होती है जर्मेनियम के केस में, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, अगर डोपिंग बहुत ज्यादा किया गया होता तब थिकनेस कम होता, कि डोपिंग बहुत कम किया जाएगा तब थिकनेस कम होगा? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं इसको कैपेसिटर मान लूं, अगर मैं इसको कैपेसिटर मान लूं, क्या मैं इस VB को लिख सकता हूं, क्या मैं इस VB को लिख सकता हूं Q/C? यस सर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं Q/ε0 A/L? यस सर। हाँ सर। तो क्या मैं ये कहूं कि अगर देखो इतने विड्थ में, इतनी चौड़ाई में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे और जितने भी होल थे वो न्यूट्रलाइज कर गए, हमको इतनी चौड़ाई लगी इतना वोल्टेज क्रिएट करने में, हमको इतना वोल्टेज क्रिएट करने में इतने चार्ज लग गए। ये बताओ, अगर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती तो क्या हमको कम थिकनेस में उतना चार्ज मिल जाता? हाँ सर। मिल जाता। इसीलिए अगर डोपिंग एक्सटेंट बहुत हाई होता है तो इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, याद रखना। इफ डोपिंग इज हेवी, वेरी लार्ज, इफ डोपिंग इज हेवी, lesser thickness is required for same charge और सेम वोल्टेज। इसीलिए जीना डायोड में जब बहुत ज्यादा डोपिंग किया जाता है तो बहुत ही पतला डिप्लीशन जोन बनता है। एंड ट्रांजिस्टर के केस में बेस और एमीटर के बीच में थिकनेस कम होती है, और एमीटर और कलेक्टर के बीच में बेस और कलेक्टर के बीच में थोड़ी ज्यादा होती है, वो बाद में बताएंगे। हाँ बताओ। हाँ क्या हुआ? हेलो, ये बताओ फिर से। क्या हुआ? हाँ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मतलब नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। सर जब वो कंबाइन होंगे मोटी लेयर बननी चाहिए ना, पतली क्यों बन रही है? पतली क्यों बन रही है? हाँ मतलब अगर ज्यादा डिफ्यूज हो गया, मतलब चार्ज कैरियर चलो, इस साइड बढ़ गया और इस साइड। यहाँ कोई डाउट? अगर ये कैपेसिटर है तो एप्सिलॉन नॉट EB इंटू एल, कोई डाउट? और EB इंटू एल और V होता है एप्सिलॉन नॉट A/D Q/C। एग्रीड? अब ये बताओ मुझे, Q को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम बाय एप्सिलॉन नॉट A। यस सर। Number of electron per unit volume into volume that is neutralized. Number of electron per unit volume into volume that is neutralized. सही है? यस सर। तो A और A कट गया, यस सर। यानी सेम पोटेंशियल के लिए 0.7 वोल्ट के लिए, ये तो फिक्स है 0.7 वोल्ट चाहिए,
जर्मेनियम में, सिलिकॉन में ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आएगा, स्टॉप हो जाएगा, कुछ देर तो खूब चलेगा, मिक्स होगा, पर कुछ देर बाद स्टॉप हो जाएगा, नया रिकॉम्बिनेशन लगभग स्टॉप हो जाएगा। तो जब सैचुरेशन वैल्यू आएगा तो यहाँ तो 0.7 वोल्ट चाहिए फिक्स है, और जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट चाहिए वो फिक्स है। तो क्या हम ये कह सकते हैं N इंटू एल स्क्वायर शुड बी 0.7 प्रोपोर्शनल टू N इंटू एल स्क्वायर शुड बी प्रोपोर्शनल टू 0.7 कह सकते हैं। ओके सर, समझ आ गया। तो अगर n को बढ़ाओगे तो l अपने आप घट जाएगा। एग्रीड? लॉजिकली समझता हूँ। लॉजिकली समझना बड़ा सिंपल है। मुझे चाहिए 10 कूलम का चार्ज, मुझे चाहिए 10 कूलम का चार्ज, इसमें नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है कुछ है, और दूसरे केस में डबल है। दूसरे केस में डोपिंग ज्यादा है तो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम उसमें ज्यादा है। तो हमको एक स्लाइस कट करना है ताकि मुझे उस पूरे स्लाइस में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाए 10 कूलम। तो मुझे किसमें ज्यादा मोटा स्लाइस करना पड़ेगा कट? जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कम है। यस सर। एग्रीड ना? यस सर। ठीक है, क्योंकि तुम बेसिकली कर क्या रहे हो, जरा तुम सोचो, एक सेकंड के लिए सोचो कि तुम इस वॉल्यूम में जितने भी चार्ज थे, इस वॉल्यूम में जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे, तुम सबको यहां पे मुट्ठी में बंद करके यहां डाल दे रहे हो, और इस पूरे वॉल्यूम में जितने भी नेगेटिव चार्ज थे इलेक्ट्रॉन के, उन सबको समेट के कलेक्ट करके यहां डाल दे रहे हो, यही ना? हाँ सर। यस। तो बेसिकली अगर तुमको जितना चार्ज चाहिए वो तुमको पता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम अगर कम है तुमको ज्यादा थिकनेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, सर, हाँ, सर होल मूव करना मतलब होल मूव्स करना मतलब, जैसे उसके बदले में होल मूव वैसे ही करेंगे, हाँ वैसे मूव करेंगे। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के होल मूव नहीं करेंगे मतलब। नहीं नहीं, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के होल मूव नहीं करेगा। अगर फील्ड जीरो है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन फ्लोट करते रहता है रैंडमली ब्राउनियन मोशन में, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है गैस की तरह फ्लोट करते रहता है, बट होल फ्लोट नहीं करता। होल तब तक फ्लोट नहीं करेगा, होल स्टैटिक रहता है, होल कुछ होता ही नहीं है, होल कुछ होता ही नहीं है। होल इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं है। इसीलिए होल को लेकर के, तो होल का कॉन्सेप्ट ही वो है। हाँ बताओ। सर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है उसमें वो मूव नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और होल जो न्यूट्रलाइज नहीं किए थे, यस सर, जो उसमें एक्स्ट्रा थे, मतलब जिस जो N और P है उसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे बता रहा वो हूँ मूव नहीं करेंगे। बता रहा हूँ। पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, मैं 3 डायग्राम बना रहा हूँ, अनबाइस्ड, फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड, और फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स का मीनिंग भी तुम्हें बता रहा हूँ। अनबाइस्ड, फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में से यूज ज्यादा करना है। क्या ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट में? इम्प्योरिटी में से यूज कौन सा ज्यादा करेंगे? पेंटावेलेंट, एन टाइप, ट्राइवेलेंट नहीं। पी टाइप को तो जब तक मजबूरी ना हो तब तक यूज नहीं करेंगे, जब तक मजबूरी ना हो यूज नहीं करेंगे। देखो मैं यहां 3 केस बना रहा हूं, सो बोलते हैं अनबाइस्ड, फॉरवर्ड बाइस्ड, रिवर्स बाइस्ड। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ वर्ड्स होता है। बाइस्ड का मतलब होता है कनेक्शन, बाइस्ड का मतलब क्या है? बाइस्ड का मतलब है कनेक्टिंग टू ए सर्किट। बाइस्ड का मतलब होता है कनेक्टेड टू सर्किट, कनेक्शन टू सेल। सेल से कनेक्ट करके बोलते हैं बायसिंग करना, बैटरी से कनेक्ट करने को बोलते हैं, वोल्टेज अप्लाई करने को बोलते हैं बायसिंग करना। ठीक, बायसिंग मतलब होता है वोल्टेज। ग्राफ को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ को क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे वहां पढ़ते थे कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यहां क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेलरेशन टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां नाम अलग होता है, बता रहा हूं। अनबाइस्ड में क्या होता है, अभी तुमको बताया कि तुमने यहां एन टाइप लिया, ये पी टाइप लिया और ये एन टाइप लिया, और तुमने यहां पर क्या किया? एक तुम्हारा जंक्शन बना, तुम्हारा यहां पर एक जंक्शन बना इस तरह से। शुरू में तुमने इसको इस तरह दिया था, बट कुछ देर में क्या होता है? ये कुछ ऐसा बन जाता है,
ये डिप्लीशन जोन होता है, ये चार्ज फ्री रीजन होता है। यहां पर होल होता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन होता है। यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। यहां पर आता है माइनस चार्ज, यहां पर आता है प्लस चार्ज, पी पे एम माइनस चार्ज, और यहां से यहां तक की थिकनेस कितनी है, एल है। यहां से यहां तक एक वोल्टेज होता है वीबी, ठीक है। तुम यहां ग्राफ देख सकते हो, ग्राफ तुम्हारा इस टाइप से बनेगा, यहां तक कुछ भी नहीं, यहां के बाद ये बढ़ेगा और फिर ये ऐसा हो जाएगा। ये इसकी थिकनेस है, और ये जो इसकी है वीबी है, ये वी है, और ये पी साइड है, और ये एन साइड है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर ये स्टॉप क्यों हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर एक फील्ड है, इसके अंदर एक फील्ड बन गया है पी साइड से एन साइड, सही है। हाँ सर। इस रीजन में एक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रॉन अभी चाह रहा है डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब क्या होता है, देखो एक पार से दूसरे पार को निकलने को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है, डिफ्यूज मतलब क्या हुआ, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में घुस जाना। तो ये इलेक्ट्रॉन अभी डिफ्यूज करना चाह रहा है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, बट इस इलेक्ट्रॉन को दौड़ने में ये जो है यहां पे जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ये इसके इस उस पार जाने के मोशन को अपोज करेगा ना। हाँ सर। तो ये नहीं पार कर पा रहा है, तो ये पार नहीं कर पा रहा है, बट अभी भी चांसेस हैं। मिलियंस में से एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बिलियंस में से एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 पर 20 में से हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन इसको पार कर जाए, कर सकता है ना। हाँ सर। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसको पार कर जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शनल है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, आउट ऑफ 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन, एक की एनर्जी इतनी थी कि पार कर गया। तो क्या इसके कारण करंट फ्लो करेगा, इसके थ्रू करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कर गया तो हम कहेंगे ना कि यहां एक करंट फ्लो किया, इस डिप्लीशन जोन के थ्रू एक करंट फ्लो किया। कितना फ्लो किया बताओ, इसको बोलेंगे आई डिफ्यूजन। किधर से किधर, पी साइड टू एन साइड होगा। हाँ सर। डिफ्यूजन नाम से ही क्लियर है, देखो डिफ्यूजन नाम से ही क्लियर है। यहां का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शनली, रेयरली, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा बट नहीं पार कर पाएगा, बट एक आध इलेक्ट्रॉन पार कर सकता है। तो इसके कारण एक करंट फ्लो करेगा, किधर, पी साइड से एन साइड। इसकी मैग्नीट्यूड होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। माइक्रो तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, हाँ ठीक है, माइक्रो एम्पियर बहुत कम बट होती है, ठीक। ये हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है। साथ में एक और प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है, एक और, यहां जो एक न्यूट्रल पॉइंट था, यहां जो एक न्यूट्रल था, न्यूट्रल क्या था, इलेक्ट्रॉन और होल मिल गया, न्यूट्रलाइज कर गया ना। हाँ सर। यस सर। क्योंकि टेम्परेचर रूम का है, या कोई लाइट इसके ऊपर गिरा बाहर से, हो सकता है कोई बाहर से एक फोटोन इसके ऊपर गिरा, हो सकता है बल्ब जला हुआ है, यहाँ एक सेमीकंडक्टर का बल्ब का एक लाइट गिरा, और वो लाइट जो गिरा बल्ब का वो ज्यादा एनर्जी का था, उसने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, हो सकता है। क्योंकि लाइट जो है वो पॉलीक्रोमेटिक है, उसमें हर कलर का वेवलेंथ है। एक आध फोटोन हो सकता है उसमें क्या हो, इसका भी हो, क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट का भी हो, वो गिर गया, उसने उस बॉन्ड को तोड़ दिया। तो किसी कारण से, चाहे टेम्परेचर के कारण या कोई फोटोन यहां गिरा, ये बॉन्ड टूट गया। जैसे ये बॉन्ड जो न्यूट्रलाइज हुआ था टूटा, फिर ये मिलना चाहेगा ना, हाँ सर। बट मिलने से पहले इसको ये फील्ड तोड़ देगा, अलग कर देगा। देखो जैसे ये इसके ऊपर HNU गिरेगा, यहां एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट होगा। ये इलेक्ट्रॉन और होल का न्यूट्रलाइज हो चुका था और ये क्रिएट होगा। जैसे ये क्रिएट होगा, यहां जो पहले से एक फील्ड बना हुआ है, इन दोनों के मिलने से पहले ये क्या करेगा, इसको खींच के इधर और इसको पुश करके इधर फेंक देगा, फेंकेगा, हाँ सर। क्योंकि ये फील्ड यहां प्रेजेंट है एन साइड टू पी साइड, लेफ्टवर्ड। तो यहां जैसे एक इलेक्ट्रॉन और होल तुम बाहर से दो भी ना, तो अब नहीं मिल पाएगा। पहले तो मिल गया था क्योंकि कुछ था नहीं तो आके मिल गया, बट अब यहां पहले से फील्ड है। तो जैसे क्रिएट होगा,
इसको ये फील्ड इधर पुश कर देगा, इसको इधर पुश, इसके कारण ये करंट फ्लो करेगा। कौन सा करंट फ्लो करेगा? किधर से किधर पड़ेगा? मान लो ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड खींच लिए तुम और इस होल को तुम इस साइड धकेल दिए, तो करंट कहां से कहां फ्लो किया? एन साइड टू पी साइड करेगा। हाँ सर, यस सर। यहां एक और करंट फ्लो करेगा, वो होगा एन साइड से पी साइड। इसको बोलते हैं आई ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन में अंतर समझ लो, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन में फर्क समझ लो। डिफ्यूजन होता है एक साइड का इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड चला जाए, तो उस केस में एक्सेप्शनली पार कर जाए, इस बैरियर को पार कर जाए, इस पोटेंशियल बैरियर को पार कर जाए, तो उस केस में एक छोटा सा करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। दूसरा होता है ड्यू टू टेम्परेचर, थर्मल जो है एजिटेशन, या फिर फ्रॉम सम एक्सटर्नल एचन्यू, जो ये डिप्लीशन जोन में अगर लाइट गिरा और एक न्यूट्रलाइज्ड बॉन्ड टूट गया, तो जैसे टूटा तो इलेक्ट्रॉन होल बना, फिर से इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन करता है, इसके पहले ही वहां का एग्जिस्टिंग जो फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन और होल को सेपरेट कर देता है, होल को फील्ड के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन को फील्ड के डायरेक्शन में थ्रो कर देता है। ठीक है, उसके कारण ये करंट होता है। इन दोनों का नेट वैल्यू कहलाता है नेट करंट। तो आई नेट जीरो आएगा, क्योंकि दोनों लगभग इक्वल है, तो आई नेट कितना आएगा? जीरो आएगा ना। हाँ सर। अब समझो, तुम जब भी बैटरी लगाओगे, चाहे फॉरवर्ड बायस लगाओ या रिवर्स बायस लगाओ, वो इस करंट को बढ़ाता है या घटाता है। जब भी हम बायसिंग करते हैं उससे क्या बदलता है? डिफ्यूजन बदलता है। ड्रिफ्ट का जो प्रोसेस है, बॉन्ड का टूटना यहां पे, वो मेरे हाथ में नहीं है, बट इस इलेक्ट्रॉन को धकेल के यहां तक पहुंचाना हम बैटरी की मदद से ज्यादा या कम कर सकते हैं ना। यस सर, यस सर। तो अब तुम समझो इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब इसका हम जब बायसिंग करेंगे तो बायसिंग सिर्फ इसको इफेक्ट करेगा। मान लो मैंने फॉरवर्ड बायसिंग किया, मान लो ये वैल्यू हो गई 1 एम्पियर, ये वही रहा, तो नेट करंट कितना होगा बताओ? ये वैल्यू अगर बढ़ के हो जाए 1 एम्पियर और ये माइक्रो एम्पियर में ही है, तो नेट करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। और अगर ये वही रहा और ये घट के हो गया नैनो एम्पियर, ये घट के हो गया नैनो एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर ही रहा, करंट कितना होगा? माइक्रो एम्पियर ना। इसको जीरो मान लेते हैं, तो दो चीज होगा। अब समझ लो, जब भी बायसिंग करेंगे ये इफेक्ट होगा। कैसे इफेक्ट होगा वो देखो। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, तो याद रखना, बायसिंग इफेक्ट्स, बायसिंग इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बायसिंग इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ओनली डिफ्यूजन करंट। मैं इसका फॉरवर्ड बायसिंग कर रहा हूं। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है पी साइड को पॉजिटिव से, एन साइड को नेगेटिव से। हाँ ध्यान बताओ। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हमने पढ़ा कि डोपिंग अगर बढ़ा दिया तो वो लेंथ कम हो जाएगी, बिल्कुल तो उसमें फिर ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत करेक्ट। तो आई डिफ्यूजन उसमें बढ़ जाएगा आई डिफ्यूजन बढ़ जाएगा और आई ड्रिफ्ट भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर ज्यादा मतलब जल्दी वो निकल सकते हैं, या फिर वो नहीं रहेगा। आई ड्रिफ्ट, फील्ड तो सेम ही रहेगा ना। आई ड्रिफ्ट होता है उल्टा घट ही जाएगा। ऐसा क्यों? कि मुझे लगता है कि लाइट ही गिर रहा है बाहर से, मान लो तो लाइट यहाँ ज्यादा पोर्शन पे गिर रहा है, बट वो थिकनेस कम है तो वहाँ कम गिरेगा ना लाइट। हाँ तो ड्रिफ्ट कम हो जाएगा। हाँ। ड्रिफ्ट कम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो तुमने क्या किया, ऐसे बैटरी लगा दिया, पी साइड को पॉजिटिव प्लेट से और एन साइड को नेगेटिव प्लेट से, और बैटरी की वोल्टेज है V। बैटरी की वोल्टेज कितनी है? V। ठीक है, ये था VB। तो क्या होगा? क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर पाएगा? ये बताओ। पहले ये इस तरह से था, ये इलेक्ट्रॉन, पहले ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां से दौड़ लगाता था, बट यहां पर जाके लौट आता था। क्यों लौट जाता था भाई? क्योंकि यहां का फील्ड इसको धकेल देता था वापस। अब क्या ये पॉजिटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को हेल्प करेगा खींचने में? हाँ, हेल्प करेगा सर।
करेगा ना, तो अब ज्यादा डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। अब क्या होता है समझो, आई डिफ्यूजन, अब ये ड्रिफ्ट ज्यादा करे, जो पहले यहां तक लौट जा रहा था अब वो पार कर पाएगा, क्योंकि ये इसको हेल्प करेगा। सो आई डिफ्यूजन इंक्रीजेस, और आई डिफ्यूजन ये बन जाता है, आई डिफ्यूजन ये बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? आई डिफ्यूजन ये बन जाता है, पी साइड टू एन साइड। आई डिफ्यूजन मान लो हो गया 10 मिली एम्पियर, इमेजिन करो। आई ड्रिफ्ट अभी भी वही है, आई ड्रिफ्ट अभी भी वही है, कितनी है? 1 माइक्रो एम्पियर। तो बताओ आई नेट कितनी हो जाएगी? 10 मिली एम्पियर। तो हम कहेंगे करंट यहां फ्लो करने लगा, हम कहेंगे करंट यहां फ्लो करने लगा। तुमने करंट को भेजना चाहा इस डायरेक्शन में, तुमने इस बैटरी से करंट को भेजना चाहा इस डायरेक्शन में, इसने बोला ओके, अलाउ कर दिया, करंट फ्लो कर गया। क्यों? बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्यूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से मूव कर रहा है, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। इस केस में अगर तुम देखो, तो ये पहले, मान लो ये पहले 0 वोल्ट पे था, मान लो ये पहले जो है 0 वोल्ट पे था, और ये वीवी वोल्ट पे था, ठीक है? ये 0 वोल्ट पे था, ये वीवी वोल्ट पे था। अब तुमने क्या किया, इसके ऊपर क्या जोड़ दिया, इसके ऊपर, अच्छा मान लो ये 0 और ये मान लो 0 है और ये माइनस भी है, मान सकते हैं। देखो हमने इसको मान लिया 0 पोटेंशियल, इसको मान लिया 0 पोटेंशियल, तो ये कितना था पोटेंशियल पहले? प्लस वीबी, यही था ना, 0 ये तो प्लस वीबी ये था। मैंने इसको मान लिया है पॉजिटिव को 0, ये कितना हो गया? माइनस वी। तो बताओ इसका नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 0। इसका कितना हो जाएगा? पहले कितना था? वीबी माइनस वी, वीबी माइनस वी, यानी कि तुम्हारा ये वोल्टेज घट जाएगा, तुम्हारा ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो घट जाएगा। पहले कितनी थी? वीबी, अब कितनी बच जाएगी? वीबी माइनस वी। अगर वीबी को इक्वल टू वी कर दोगे तो क्या होगा? जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, उसके बाद एकदम फ्री फ्लो चलेगा। इसीलिए नी वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज, जहां ये 0 हो जाए, इफ VB is equal to V, that is called knee voltage. It behaves like conductor. ये वैनिश कर जाता है। जो पोटेंशियल बैरियर है ना, जो उसको रोक रहा था, जो इलेक्ट्रॉन को इधर उधर जाने में रोकने वाला फील्ड था, वो खत्म हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर वैनिश and behaves like conductor. तो आई डिफ्यूजन बहुत बड़ा और ये बहुत कम होता है, ठीक है? अब जरा देखो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा। तुमने क्या किया, पी साइड को नेगेटिव प्लेट से, याद रखना बहुत आसान है, पी साइड को पॉजिटिव, एन साइड को नेगेटिव प्लेट, फॉरवर्ड बायस। पी साइड को नेगेटिव प्लेट और एन साइड को पॉजिटिव प्लेट्स, रिवर्स बायस। हाँ बताओ सर, वो फॉरवर्ड बायस में जब नी वोल्टेज के टाइम पे सारे होल्स फिल हो जाएंगे, क्या होंगे? होल्स में चले जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन होल में चले जाएंगे। हाँ, मतलब उसके बाद क्या हो गया, एक तरह से बैरियर तुम्हारा वैनिश कर गया। बैरियर वैनिश कर गया तो तुम्हारा क्या हो गया, ये रह गया सिर्फ पी टाइप, ये रह गया सिर्फ एन टाइप। एग्रीड? अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो बिकॉज यहां कोई फील्ड नहीं है, यहां कोई फील्ड नहीं है जो उसको रोकेगा, तो एक तरह से तुम ये कह सकते हो कि ये जो नेगेटिव प्लेट है ये सारे इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, और ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये सारे इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। ये नेगेटिव प्लेट सारे होल को खींच सकता है, और ये पॉजिटिव प्लेट सारे इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। हाँ सर, ठीक है? अब देखो, हाँ सर वो जो अनबायस्ड वाला है, हाँ सर उसमें जो न्यूट्रल पार्ट है उसको अपन न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसको नेगेटिवली चार्ज ही बोलेंगे ना, न्यूट्रल क्यों बोलेंगे? नहीं, वो एक्चुअली वो न्यूट्रल जोन नहीं है, वो बेसिकली क्या है, वो एक फ्री चार्ज डिवाइड रीजन है। वहां पे कोई फ्री चार्ज नहीं है, वहां कोई फ्री चार्ज नहीं है। दैट प्लेस हैव नो फ्री चार्ज। एक तरह से वो कैसा बिहेव कर रहा है, वुड के जैसा। वुड क्या होता है? प्लास्टिक क्या होता है? उसमें कोई चार्ज नहीं होता है।
ये उस तरह से बिहेव कर रही है, वुड या प्लास्टिक की तरह बिहेव कर रहा है। ओके सर। इस साइड इलेक्ट्रॉन है, इस साइड भी है, बट बीच में नहीं है। बीच में खाली एक नॉन कंडक्टिंग, क्या बोलेंगे, एक नॉन चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, वो एक सिर्फ एक सरफेस है, सिर्फ एक सरफेस है। या एक तरह से मान लो ये वैक्यूम है, ये मान लो ये वैक्यूम है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैपेसिटर, कैपेसिटर का 2 प्लेट और बीच में वैक्यूम है, बीच में वैक्यूम है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां जब तुम इसको लगाओगे तो क्या होगा, तुमने कहा था, ये पहले कहा था 0 वोल्ट है, ये तुमने कहा था VV वोल्ट है, ये अब मैं कह रहा हूं 0 है और ये V है, तो यहां का नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VB प्लस V, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। बैरियर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पहले ही ये बहुत कम था माइक्रो एम्पियर, अब ये उल्टा और ये इसको रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो जो एक आध इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो वो भी नहीं पहुंच पाएगा। तो इस केस में आई डिफ्यूजन तुम्हारा घट के माइक्रो एम्पियर की जगह हो सकता है बन जाए नैनो एम्पियर, या हो सकता है 0 भी हो जाए। आई ड्रिफ्ट वही रहेगा, आई ड्रिफ्ट वही रहेगा, कितना रहेगा, सेम, इस पे तो कोई असर नहीं पड़ना है। तो नेट करंट क्या बोलोगे तुम, सो नेट करंट हो जाएगा आई नेट, हालांकि माइक्रो एम्पियर में होगा माइक्रो एम्पियर में या उससे थोड़ा सा कम करंट होगा, और किस साइड से किस साइड होगा, N साइड टू P साइड, N से P, इस डायरेक्शन में होगा करंट, इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन तुम चाहो तो तुमको इस करंट को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। तुम इसको चाहो तो लगभग 0 मान सकते हो, नहीं तो ग्राफ में हम दिखा देते हैं, ठीक है। यहां पर अगर तुम इसको देखो तो ये ग्राफ यहां तक, फिर ये यहां तक, इतना बड़ा इसका हाइट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, VB प्लस B, ठीक है। तो हो क्या रहा है जरा सोचो, जब तुमने करंट इधर भेजना चाहा था, इसने करंट जाने दिया, जब तुमने करंट इधर भेजना चाहा तो इसने करंट जाने दिया, जब तुमने करंट इधर भेजना चाहा इसने करंट को 0 कर दिया लगभग, सही है। जब ये करंट P साइड से एंटर करके N साइड से निकलना चाहा तो इसने जाने दिया, इसने कहा कि ओके। बट जब ये N साइड से एंटर करके P साइड जाना चाहा तो इसने इसको माइक्रो एम्पियर में रखा है, मतलब यहां पे जो करंट है उसका यहां 10⁴ टाइम्स ज्यादा करंट है। हम कह सकते हैं ये एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ कर रहा है, एक में ब्लॉक कर रहा है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक अलाउ करें, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक को अलाउ करे उसको हम डायोड बोलते हैं। एनी इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज वन साइडेड मोशन, चाहे वाटर का मोशन हो, चाहे एयर का मोशन हो, चाहे पेट्रोलियम का मोशन हो, चाहे किसी चीज का मोशन हो, जिसमें यूनिडायरेक्शनल मोशन हो सकता है, उसको बोलते हैं डायोड। दिस पीएन जंक्शन एक्ट्स एज करंट डायोड, दिस पीएन जंक्शन एक्ट्स एज डायोड ऑफ करंट, मींस इट अलाउज यूनिडायरेक्शनल करंट। इधर करंट भेजना चाहोगे तो जाने देगा, इधर भेजोगे तो रोक देगा। इसी का सिंबल भी आता है। कैसा होता है सिंबल, मैं बता रहा हूं। सिंबल इसका क्या होता है और सिंबल के पीछे साइंस क्या है। ये एरो बनाया, इसका मतलब क्या है, इधर अलाउ है, करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन। अगर करंट इस साइड भेजोगे तो जाने देगा, एग्रीड। यस सर, और अगर करंट इधर से आएगा तो ब्लॉक, समझ गए। यस सर, यस सर, इधर से करंट आएगा एरो बन जाएगा, इधर से आएगा तो दीवार से हिट करेगा। ये इसका डायोड का सिंबल है। इसको बोलते हैं पी साइड, इसको बोलते हैं एन साइड। अगर करंट इधर से भेजना चाह रहे हो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अगर करंट इधर से एंटर कराना चाह रहे हो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। इट बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट, ये वायर की तरह बिहेव करेगा विथ रेजिस्टेंस 0, एग्रीड। और जब करंट इधर से भेजना चाहोगे इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। तो समझो दो की चीज होती है, आइडियल, आइडियल नहीं, आइडियल एंड नॉन आइडियल। दोनों में क्या होता है, आइडियल केस में जब भी तुम करंट इसको इधर से जाना चाहेगा, करंट आई, इट बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट, आइडियल केस में, एग्रीड।
और Yes, sir. जब भी करंट इधर से जाना चाहेगा इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। ठीक है, Yes, sir. जैसे मैं तुमसे अगर क्वेश्चन ये पूछूं, ये एक डायोड है, ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक डायोड है, ये एक रेसिस्टेंस है और ये एक बैटरी है। इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी वोल्टेज भी है। तो बताओ करंट कितना फ्लो करेगा, कहां कहां कितना फ्लो करेगा। यहां पे क्या करोगे, इसको यहां इसको क्या करोगे, वायर बना दो। करंट ऐसे जाना चाहता ना, Connecting wire. इसको बना दो सिंपल एक वायर बना दो, इसको एक सिंपल एक वायर बना दो। इसको क्या करोगे, काट दो, Open, sir. ओपन सर्किट बना दो, इसकी जगह पे ओपन सर्किट डाल दो। तो ये वायर बन गया। तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा कितना, ई बाय आर, V by R. वी बाय आर। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर वोल्ट मीटर लगा है, कुछ लगा है, तो तुम निकाल सकते हो। अगर यहाँ हम वोल्ट मीटर लगा देते तो ये वोल्ट मीटर कितना बताता, बताओ। Sir, V बताता. वी ही बताता। ठीक, वो हम कर सकते हैं। ये तो हो गया आइडियल केस में। नॉन आइडियल केस में क्या करते हैं, नॉन आइडियल केस में क्या करते हैं, अब ये समझ लो। पहले हमको इसका ग्राफ प्लॉट करने दो, 1 सेकंड लूंगा। कोई डाउट है किसी को? हाँ बताओ। सर मुझे ये पूछना है कि इसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो उसमें कौन से जैसे कि मिली एम्पियर में होता है करंट या फिर माइक्रो में होता है? बता रहा हूँ। अगर तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में, तो ग्राफ इस तरह से होता है। इसको बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, इन आईवी, इसको बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्राफ का मतलब क्या होता है यहां, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। करते क्या है हम क्या करते हैं, यहां से जब आप, ये है फॉरवर्ड बायस्ड और ये है रिवर्स बायस्ड। नेगेटिव वोल्टेज मीन्स रिवर्स बायस्ड। ये पहले ऐसे चलता है, हल्का सा बढ़ता है, ये पहले ऐसे चलता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बट यहां पर आकर ये सडनली बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। ये होता है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। एग्रीड? ये होता है मिली एम्पियर में, और इसकी वैल्यू जैसी ऐसी होती है। कैसी कैसी, 10, 20, 30, 40, 50। ये होता है माइक्रो एम्पियर में। सेम स्केल पे नहीं है, ऊपर मिली एम्पियर है, नीचे का स्केल है माइक्रो एम्पियर। इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, ऐसे करके। ये जो हाइट देख रहे हो ना, ये बहुत कम होती है, ये होती है लगभग 0.1 माइक्रो एम्पियर के आसपास। यहां तक आता है और फिर यहां पर आके ये ऐसे हो जाता है। हाँ बताओ। तो वो नी वोल्टेज ये होता है, फिर वो वीबी वाला ये होता है, ये नी वोल्टेज होता है, मतलब नी वोल्टेजेस होते हैं। नी वोल्टेज। ये अप्लाइड वोल्टेज है। ये V जो है तुम्हारा, ये है अप्लाइड वोल्टेज। तो याद रखना, नी वोल्टेज तक इसका करंट बहुत कम होता है। नी वोल्टेज के बाद सडन सर्ज होता है। क्यों होता है, नी वोल्टेज तक तो एक तरह से वो रोक रहा है ना। हाँ सर। नी वोल्टेज तक तो एक बैंडविड्थ उसके पास वो तो है, एक क्या बोलेंगे, एक डिप्लीशन जोन तो है। तो समझो, हम इसको मानते हैं 0, हम इसको प्रैक्टिकली मान लेते हैं 0। या यूं कहो, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बताओ। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, ये बताओ। आईवी ग्राफ में रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस होता है dV बाई डी। इसको बोल सकते हो 1 बाय स्लोप। यस सर। ये स्लोप कितनी है, 0 है, तो रेजिस्टेंस हो गई इनफाइनाइट। ये स्लोप कितनी है, इनफाइनाइट, तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 0।
फॉरवर्ड बायस में जीरो रेसिस्टेंस, रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। इसी का मतलब होता है, इसका मतलब हो गया ओपन सर्किट, सॉरी क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो गया ना, यस सर। इसका मतलब हो गया ओपन सर्किट। लेकिन 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 एक बात समझो, अगर मैं तुमसे ये कहूं तो मैं इस पूरे को जीरो मान रहा हूं, मैं इस पूरे करंट को जीरो मान रहा हूं, आइडियली मैं इस पूरे करंट के वैल्यू को जीरो मान रहा हूं, है 0.1 माइक्रो एम्पियर है बट मेरे लिए जीरो है। मैं यहां से यहां तक को भी जीरो ही मान रहा हूं, मैं यहां से यहां तक को भी जीरो ही मान रहा हूं और यहां के बाद कांस्टेंट मान रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखो एससी वर्मा में आइडियल केसेस दिए हुए हैं, दूसरे में अलग अलग दिया हो सकता है। मुझसे ये पूछा गया है कि मैंने यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ये रेसिस्टेंस है यार, ये लिखा हुआ है, ये सिलिकॉन का है। जनरली डायोड में बताने की क्या जरूरत है, सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में लिख रहा है सिलिकॉन का है, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि सिलिकॉन का प्रॉपर्टी यूज होगा, या जर्मेनियम का है। ये इसने सिलिकॉन डाल दिया। हमको दिया हुआ ये जो है, ये है मान लेते हैं 10 वोल्ट, और ये जो है रेजिस्टेंस, ये है मान लेते हैं 97 या 93 किलो। करंट कितनी होगी? करंट कितनी होगी? अगर हम आइडियल केस लेंगे, अगर हम आइडियल केस लेंगे, ये फॉरवर्ड बायस ना है, हाँ सर। यस सर। आइडियल केस में इसको हम वायर बना देते, आइडियल केस को वायर बना देते, सिंपल शॉर्ट वायर, आंसर जो है आता 10/93, 10/93 किलो, उतना करंट होता। बट हम यहां पर क्या करेंगे, चूंकि सिलिकॉन दिया है, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। देखो जब तुम 0.1 वोल्ट दोगे तो क्या करंट फ्लो करेगा इसमें? अगर ये 0.1 वोल्ट होता करंट फ्लो करता? नहीं करता ना, क्योंकि यहां पे हो ना तुम। अप्लाइड वोल्टेज तुम्हारा 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.7 तक फ्लो ही नहीं करेगा। यानी तुमने जितना ही वोल्टेज यहां दिया हुआ है उसमें 0.7 वोल्ट तो इसको नलिफाई करने में लग गया ना, यस सर। तो बचा कितना? 9.3 ना। यस सर। तो आइडियल केस में, आइडियल केस में इसको हम शॉर्ट बनाते थे जो 80 और माव है, बट जो बाकी कंपटीशन में होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बना देते हैं। याद रखना, जब भी तुम डायोड को फॉरवर्ड बायस करोगे ऐसे करके, इसको तुम ऐसे करके उल्टा एक बैटरी बना देना 0.7 वोल्ट का। अगर ये सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट, तो इसको ऐसे बना दो। अब क्वेश्चन सॉल्व कर दो, अब क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है। मैं इसको यहां समराइज, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? करंट कितना हो जाएगा बताओ? 9.3/93 किलो, 1.1 मिली एम्पियर ना, 0.1 मिली एम्पियर। तो समझो, जब भी तुमको फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन को देगा तो इसको तुम कन्वर्ट कर देना एक अपोजिट बैटरी, ये पी साइड को पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये बैटरी 0.7 वोल्ट का, जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट। और अगर कभी तुमको रिवर्स बायस में देगा तो हमेशा, चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, ये हमेशा ओपन सर्किट ही बनेगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जीरो ही होती है। ये हमेशा क्या बनेगा? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, या इसको बोल सकते हैं ओपन सर्किट ही बनेगा, ठीक है। तो तुमको कोई भी न्यूमेरिकल दिखता है, तुमको इसी तरह जाना है। एससी वर्मा के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें सबको आइडियल माना है, यानी या तो शॉर्ट बनाया है या ओपन बनाया है। बट अगर सिलिकॉन जर्मेनियम दिया है तो हम इस तरह से करेंगे। एक और क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इलस्ट्रेशन के लिए, हम क्या किए थे, एक क्वेश्चन ये है, हम इस वोल्टेज को जीरो से बढ़ा रहे हैं, जीरो से हम इस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। आई एम इंक्रीजिंग दिस वोल्टेज फ्रॉम जीरो। ये सिलिकॉन का है और ये जर्मेनियम का है।
हम इसको बढ़ाते बढ़ाते इसको हम 0 से इंक्रीज करते हुए कहां तक ले आते हैं, हम इसको 0 से इंक्रीज करते हुए मान लो इसको हम 5 वोल्ट तक ले जाते हैं। तो मुझे ये बताना है ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये भी है 10 ओम, ये भी है 10 ओम, करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। तो जरा सोचो क्या होगा, पहले ये 0 वोल्ट था, हमने इसको किया 0.1 वोल्ट, दोनों के नी में ही खत्म हो जाएगा। 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, पहले कौन सा खुलेगा, ये या ये, किसका डिप्ली, जर्मेनियम। 0.3 के बाद जर्मेनियम खुल गया तो एक वोल्टेज के बाद जर्मेनियम वायर बन जाएगा, या यूं कहो जर्मेनियम जो है पीछे के डायरेक्शन में कुछ इस टाइप से बन जाएगा, बट ये पाथ 0.3 वोल्ट। अब क्या होगा, अब जब बढ़ाओगे तो सारा करंट तो यहां से जाता रहेगा, इसमें तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब एक बार तुमको रास्ता यहां मिल गया इस करंट को, एक बार तुम इसको शॉर्ट ही बना दो, आइडियल केस मान लो ले लेते हैं, शॉर्ट बना दी, एक बार ये शॉर्ट बन गया, एक बार जब ये शॉर्ट बन गया, या यहां पे हम इसको नहीं देते हैं, वो तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है, ये शॉर्ट बन गया, अब तो जो भी इसमें करंट होगा तो यहां से निकलता चला जाएगा ना, इसको खुलने देगा, कभी कभी नहीं देगा खुलने, ये हमेशा के लिए खुला ही रह जाएगा, ये हमेशा के लिए ओपन ही रहेगा, ये कभी सर्किट में आएगा ही नहीं, क्योंकि जब भी तुम करंट बढ़ाओगे तो पहले ये शॉर्ट बनेगा, और जब ये शॉर्ट बनेगा तो ये ओपन का ओपन ही रह जाएगा हमेशा के लिए, तो सारा करंट यहां से फ्लो करके निकल जाता है। खैर ये हम कल बताएंगे, ठीक है, चलो बहुत क्लास। क्वेश्चन है हाँ बताओ। सर, अगर इसी क्वेश्चन में आपने अगर वो रेजिस्टेंस लगाए और अगर सिलिकॉन के नीचे ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस लगा तो भी यही चीज होगी, तो भी वही चीज होगी, पहले करंट यहां से पार करेगा तभी रेजिस्टेंस पे जाएगा, पहले यहां से पार करेगा तभी रेजिस्टेंस पे जाएगा। जब भी तुमको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस निकालना हो तो पहले तुम ये समझना कि पहले तुम ये मानना कि डायोड है ही नहीं, वायर है, करंट को जाने दो, जब करंट पहुंचेगा, जब करंट इसको पार करने की कोशिश करेगा, उसके बाद डिटरमाइन होगा कि वो खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो तुम ये काम कर सकते हो कि एससी वर्मा की अगर मैं बुक देखूं, वैसे नोट्स मैंने दिया उसके बाद देखना, ये जैसे एससी वर्मा के बुक्स हैं, इसमें जो भी तुमको न्यूमेरिकल दिख रहा है, एससी वर्मा का चैप्टर है सेमीकंडक्टर, ये जो भी तुमको डायग्राम वायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, या इसके बाद का कोई क्वेश्चन है, या यहाँ देखो ये सारे सर्किट्स हैं, ये सारे सर्किट्स हैं, सब में आइडियल केस लिया है इसने, तो उसको तुम बना सकते हो 1-1 सेकंड का क्वेश्चन, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है चलो। हाँ सर वो सेमीकंडक्टर के नोट्स नहीं मिले ड्रॉपर्स पे, मैंने